Hello students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. I am Shahzad and you are watching my Variety TV channel, and today I will discuss one of the different topics of the subject of international trade theory, and that is the partial equilibrium effects of tariff when the country is large. First of all, I would like to explain what is mean by country is large, or large country, or economically large country. Large country is that country which has large number of exports and imports, or you can say a country whose trade volume is very high. Okay, that is called large country. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लार्ज कंट्री वो होता है कि जब वो दूसरी दुनिया से आने वाली गुड्स पे टैरिफ इम्पोज करता है तो उससे इंटरनेशनल प्राइस जो है वो अफेक्ट होती है. इंटरनेशनल प्राइस के अफेक्ट होने से मुराद ये है कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज कंट्री और इकोनॉमिकली लार्ज कंट्री. So we are going to discuss the effects of tariff when the country is large. तो ये डायग्राम में देखें, on y axis price of x has been taken, on x axis quantity of good x has been taken. Here we suppose कि our good is ballpoint. Okay, in this way our explanation will be easy. ये स्मॉल डायग्राम्स की तरफ आ जाते हैं. हेयर द प्राइस ऑफ ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ एक्स एंड ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ एक्स. दिस इज एस एच सप्लाई फॉर होम कर्व. ओके, एंड दिस कर्व इज लेस इलास्टिक, एंड दिस कर्व इज रिलेटेड टू सप्लाई फॉर फॉरेन. ओके, और दिस कर्व इज कॉल्ड सप्लाई फॉर फॉरेन कर्व, and this curve is more elastic as compared to supply for home curve. Third number पे this curve, that is supply for home plus foreign curve. Okay, that is also more elastic. अब इस डायग्राम पे आ जाएं. यहाँ पे that curve is demand curve. Okay, demand for home. विद इन कंट्री जो है वो किसी चीज़ की हमने चूँकि बॉल पॉइंट सपोज की है तो बॉल पॉइंट की डिमांड कितनी है, दैट शोज डिमांड फॉर होम. दैट कर्व इज सप्लाई फॉर होम कर्व, एस एच. एच मीन्स होम. इसके अलावा हम सपोज कर लेते हैं कि ये चूँकि लार्ज कंट्री है, लार्ज कंट्री जो है वो दुनिया में चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, दीज आर लार्ज कंट्रीज़. चूँकि इनका ट्रेड वॉल्यूम जो है दैट इज़ वेरी हाई. हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमी ऑफ चाइना. ओके, तो चाइना के अंदर जो है वो जो चाइनीज़ सिटीज़न हैं उनकी बॉल पॉइंट के लिए जो है वो डिमांड जो है वो ये डिमांड कर्व शो करता है, और सप्लाई जो है वो मुल्क के अंदर बॉल पॉइंट की जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो ये सप्लाई कर्व शो करता है. तो अगर तो मुल्क के अंदर जितनी कंज्यूमर्स की तरफ से बॉल पॉइंट की डिमांड है, ओके, उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो देन इक्विलिब्रियम वुड बी हेयर, दैट इज पॉइंट ई, वेयर सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व्स आर कटिंग टू ईच अदर. तो यहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमिन होनी थी, और नीचे को आते तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमिन हो जानी थी. बट सिचुएशन इज़ डिफरेंट. मुल्क के अंदर जो है वो बॉल पॉइंट की कंजम्पशन कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा है. सो बॉल पॉइंट की जो है वो इंटरनेशनली इम्पोर्टेशन की जा रही है. ओके, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हो रही है, एंड एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट एफ. ओके, पॉइंट एफ इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है कि ये कंज्यूमर्स की डोमेस्टिक डिमांड का कर्व है, और ये कर्व जो है दैट इज सप्लाई फॉर होम
प्लस फॉरेन का कर्व है। ओके, तो जहाँ पे ये जो सप्लाई फॉर होम प्लस फॉरेन का कर्व है और डोमेस्टिक डिमांड कर्व है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो विद इन कंट्री इक्विलिब्रियम है, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज शोन बाय पॉइंट एफ। यहाँ से नीचे आ जाएं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और यहाँ से आप वाई एक्सिस की तरफ आ जाएं तो पी ई इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस। जी, अब यहाँ पे हम डोमेस्टिक डिमांड कितनी है ये स्टेटस क्लियर कर लेते हैं। जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं उनकी बॉल पॉइंट के लिए जो डिमांड है दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट जी टू एफ। ओके, तो ये जो डोमेस्टिक डिमांड कर्व है ना, यहाँ तक आना है आप हमने। सो डिमांड जो है विद इन कंट्री दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट जी टू पॉइंट एफ। तो इस टोटल डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो विद इन कंट्री बॉल पॉइंट की प्रोडक्शन हो रही है, जो चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स बॉल पॉइंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट शोज एरिया फ्रॉम पॉइंट जी टू वी, और यू कैन आल्सो से दैट एरिया फ्रॉम पी ई टू वी। और बॉल पॉइंट की जितनी शॉर्टेज है दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट वी टू एफ, और इतनी जो है बॉल पॉइंट की शॉर्टेज ये जो है दैट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कोई एक कंट्री भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ओके, मोर देन 100 कंट्रीज भी हो सकते हैं। तो इतनी जो है वो वी से लेके एफ तक जो है वो चाइना बॉल पॉइंट्स की इंपोर्टेशन कर रहा है। और नो दिस पॉइंट इज़ फ्री ट्रेड पॉइंट, यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं है, फ्री ट्रेड हो रही है। अब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है टैरिफ इम्पोज करने का, ओके, और गवर्नमेंट जो है वो 50% टैरिफ इम्पोज कर देती है दूसरे ममालिक से आने वाली बॉल पॉइंट्स के ऊपर। तो वो सपोज के बॉल पॉइंट की कीमत 10 रुपीज़ है, ओके, और गवर्नमेंट उसके ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज करती है। तो 10 रुपीज़ की बॉल पॉइंट के ऊपर अगर 50% टैरिफ होगा तो दैट विल बी 5 रुपीज़। ओके, बॉल पॉइंट की एक्चुअल कीमत 10 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ जो है वो टैरिफ की अमाउंट इंक्लूड करके, तो अब नई बॉल पॉइंट की कीमत जो है वो होगी 15 रुपीज़। ओके, तो ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ 50% टैरिफ, this supply for home and foreign curve will shift upward, and the new supply for home plus foreign curve will be now this and plus T। अब इसमें जो टैरिफ है या इंपोर्ट टैक्स है वो ऐड हो गया। ओके जी, तो अब जो बॉल पॉइंट की कीमत है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम प्राइस दैट वाज 10 रुपीज़। Now that price of ball point has increased from here to point P2। अब P2 पे जो है बॉल पॉइंट की कीमत 15 रुपीज़ है, इतनी बॉल पॉइंट की कीमत इंक्रीज़ कर गई है, बिकॉज ये जो साइड है वाई एक्सिस दैट शोज द प्राइस ऑफ गुड और प्राइस ऑफ बॉल पॉइंट। जी, अब आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ अब हम देख लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स इमर्ज हुए हैं। कंज्यूमर्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, मुल्क के अंदर प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, और जो इम्पोर्टेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। जी, तो इसमें यह है कि जब फ्री ट्रेड हो रही थी, व्हेन देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ टैरिफ, तो कंज्यूमर्स की विद इन कंट्री जो है वो बॉल पॉइंट के लिए डिमांड जो है दैट वाज फ्रॉम जी टू एफ। Now, after imposition of tariff, the new demand has reduced to from G to point H। Okay? अब जो मुल्की कंज्यूमर्स हैं, चाइनीज़ हैं, उनकी बॉल पॉइंट के लिए जो डिमांड है वो कम हो गई है। ओके, बिकॉज अब बॉल पॉइंट की कीमत जो है वो 10 से 15 हो गई है, महंगी हो गई है बॉल पॉइंट ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, उसमें आपको पता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो है वो डिमांड वो श्रिंक हो जाती है। यही मैकेनिज़्म यहाँ पे काम कर रहा है, और इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। तो ऑन द अदर हैंड जो मुल्की प्रोड्यूसर्स हैं
before imposition of tariff, in the era of free trade, they were producing from point Z to V. अब बॉल पॉइंट की कीमत बढ़ के हो गई है 15 रुपीज़। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ सप्लाई में जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते हैं एंड दे प्रोड्यूस मोर देन बिफोर। यही मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है। तो बॉल पॉइंट की कीमत बढ़ी है तो अब प्रोड्यूसर्स जो है उन्होंने बॉल पॉइंट्स पहले की निस्बत ज़्यादा बनाना शुरू कर दी हैं। पहले वो जी से लेके एफ तक बना रहे थे, सॉरी जी से वी तक बना रहे थे। नो दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम पॉइंट जी टू जे। ओके, और टोटल डिमांड जो है दैट इज़ फ्रॉम जी टू एच, और शॉर्टेज कितनी है जे टू एच। तो ये जो जे टू एच है ना, इतनी बॉल पॉइंट्स इंपोर्ट की जा रही हैं बाकी दुनिया से। ओके जी, अब इसमें जो मज़ीद इफ़ेक्ट्स इमर्ज हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो कंज्यूमर लॉस जो है ना उसकी हैपनिंग हुई है। वो कौन सा एरिया है? एरिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज़ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। आप कह लेंगे कंज्यूमर्स को लॉस हुआ है। ओके, इसमें से जो एरिया ए है दैट शोज द हायर रेंट रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ओके, और ये जो एरिया बी है जे एम वी, और ये जो ट्राइंगल एरिया बी, ये जो है इसको कहते हैं प्रोडक्शन डिस्टोर्शंस। एरिया डी या एच एफ एन दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन डिस्टोर्शंस। ओके, एरिया बी और डी को प्लस कर लें तो कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड डेड वेट लॉस। और इसमें ये जो एरिया सी है, ओके, या इसको रेक्टेंगुलर एरिया एम जे एच एन कह लें या जैसे मर्जी पढ़ लें, एन एम जे एच ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। दिस रेक्टेंगुलर एरिया सी इज़ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट बॉल पॉइंट के ऊपर जो 5 रुपीज़ गवर्नमेंट ने जो टैक्स इम्पोज किया, जो एड वैलोरम टैरिफ इम्पोज किया 50%, तो इससे जो है वो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू अर्न करती है, ये जो एरिया सी है रेक्टेंगुलर एरिया, दैट शोज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके जी, गवर्नमेंट एरिया सी के अलावा कुछ और भी अर्न कर रही है, दैट इज ई, और रेक्टेंगुलर एरिया के एम एन आई। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इतना जो है वो गवर्नमेंट जो है ये भी अर्न कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट आल्सो। ओके जी, अब इसमें असल में होता यह है कि जब लार्ज कंट्री टैरिफ इम्पोज करता है तो उससे इंटरनेशनली जितने भी ममालिक उसको बरामदात कर रहे होते हैं उनकी बरामदात कम हो जाती हैं। जैसा कि हमारे डायग्राम में हमने देखा कि बॉल पॉइंट की जो डिमांड है वो कम हो गई, इंपोर्टेशन भी कम हो गई। अब इंटरनेशनली जितने एक्सपोर्टर्स होते हैं उन्होंने अपने बिजनेसेस इन द लॉन्ग टर्म जो है उनको सेटल किया होता है, उनकी फर्म्स इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं। अगर वो उनको कुछ प्लांट्स को बंद कर देते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के इम्कानात होते हैं। ओके, या अपनी फर्म्स को वो बंद करते हैं तो उससे तो खैर मज़ीद वो सीवियर जो ड्रॉबैक्स हैं वो सामने आ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में उनकी नेशनल इनकम्स कम हो सकती हैं, फ़लाँ डिफरेंट जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको फेस करने पड़ सकते हैं। सो वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो ये करते हैं कि उनकी ये प्लानिंग होती है कि उनकी जो बरामदात हैं वो होती रहें। सो अपनी बॉल पॉइंट्स को की बरामदात को बढ़ाने के लिए वो अपनी जो बरामद की जाने वाली गुड है या गुड्स हैं उनकी कीमत को कम कर देती हैं। ओके, यहाँ पे हमने चूँकि बॉल पॉइंट सपोज की हुई है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी, तो बाकी दुनिया के ममालिक 10 रुपीज़ में उसको बरामद कर रहे थे। अब वो बॉल पॉइंट की कीमत को रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो रिड्यूस करके इसको 8 रुपीज़ कर देंगे ग्रेजुअली। अगर फिर भी बरामदात नहीं बढ़ती, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो कि हमने चाइना सपोज किया होता है, चाइना सपोज किया हुआ है, वो इंपोर्ट्स को नहीं बढ़ाता, तो दूसरी दुनिया के ममालिक जो है वो बॉल पॉइंट की कीमत को
कम करके मे बी 6 रुपीज़ 5 रुपीज़ तक जो है वो ले आएँ। सपोज के वो 6 रुपीज़ बॉल पॉइंट की कीमत को कर देते हैं। सो द न्यू प्राइस ऑफ बॉल पॉइंट विल बी P0 और यू कैन से P0। ओके, अब ये नई बॉल पॉइंट की कीमत जो है ये यहाँ पे 10 रुपीज़ थी, इससे कम होके इतनी हो गई है। तो अब ये 6 रुपीज़ की जो बॉल पॉइंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो उसने तो 1 साल के लिए या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए डिसाइड कर लिया कि वो 50% टैरिफ इम्पोज करेगी। ओके, जब बॉल पॉइंट की कीमत 6 रुपीज़ हो गई तो अब 6 रुपीज़ के ऊपर 50% जो टैरिफ है दैट विल बी 3 रुपीज़। ओके, तो 6 रुपीज़ बॉल पॉइंट की कीमत और 3 रुपीज़ टैरिफ अमाउंट, टोटल प्राइस ऑफ द बॉल पॉइंट विल बी 9 रुपीज़। ओके, तो ये जो P0 है यहाँ पे जो बॉल पॉइंट की कीमत है दैट विल बी 9 रुपीज़। तो अब इसमें ये होता है कि जो लार्ज कंट्री है इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव कर गया। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब कोई कंट्री जो चीज़ इंपोर्ट करता है वो सस्ती करे, ओके, तो जो चीज़ बरामद करता है वो महंगी बरामद करे, तो उस कंट्री को के बारे में कहा जाता है कि उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है या वो इम्प्रूव कर गया है। ठीक है, तो लार्ज कंट्री केस में अब यहाँ पे देखें कि इस कंट्री ने टैरिफ इम्पोज किया तो उसकी वजह से उसको सस्ती जो हैं वो बॉल पॉइंट्स मिलना शुरू हो गई और उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव कर गया और दैट इज एरिया ई, दैट शोज इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। जी, इस पेज में ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट है इसका वो डेड वेट लॉस या प्रोटेक्शन कॉस्ट के साथ वो कंपेयर करता है। अब यहाँ पे आ जाएं, प्रोटेक्शन कॉस्ट B+T। जी, ये B मीन्स के हमारे डायग्राम में ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है दैट शोज प्रोडक्शन डिस्टोर्शंस। ओके, उर्दू में इसको पैदावारी इंतशार भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट D है दैट शोज रेक्टेंगुलर एरिया और दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन डिस्टोर्शंस। उर्दू में इसको सरफी इंतशार भी कहा जाता है और इन दोनों डिस्टोर्शंस को अगर हम प्लस कर लें तो इसको कहते हैं डेड वेट लॉस एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्शन कॉस्ट। तो इसमें जो है वो अगर तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जो है वो इस प्रोटेक्शन कॉस्ट के इक्वल हो तो उस सूरत में जो है वो जो कंट्री है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जो है वो प्रोटेक्शन कॉस्ट या डेड वेट लॉस जो है उससे ज़्यादा हो तो नेशन विल गेट बेनिफिट, उसकी वेलफेयर में इजाफा होगा। थर्ड केस कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट इस प्रोटेक्शन कॉस्ट या डेड वेट लॉस से कम हो तो नेशन विल फेस डिसएडवांटेज और लॉस, उसकी वेलफेयर में कमी आएगी। जी, अब इसमें एक और चीज़ है कि जब एक लार्ज कंट्री जो है वो दूसरे ममालिक से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ इम्पोज करता है तो उस लार्ज कंट्री का, टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड तो इम्प्रूव कर जाएगा, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेचने के लिए उसकी प्राइस कम कर देंगे तो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। ओके, तो वो आजकल की दुनिया में ज़ाहिरी बात है कि हर मुल्क जो है वो कुछ चीज़ें अगर दूसरे ममालिक से ले रहा है तो उस कुछ चीज़ें उस मुल्क को बरामद भी कर रहा है, तो एज ए रिएक्शन जो है वो जो दूसरा मुल्क या दूसरे कई एक कंट्रीज़ हैं वो भी इस मुल्क से आने वाली चीज़ों के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। ओके, ऐसा करने की प्रोसेस को रिटेलिएशन कहते हैं या रिटेलिएट करना कहते हैं। ओके, एज ए रिएक्शन जो है दूसरे ममालिक जिनके ऊपर जिनसे आने वाली बॉल पॉइंट के ऊपर चाइना ने 50% टैरिफ इम्पोज किया था, एज ए रिएक्शन वो भी चाइना से आने वाली जो गुड्स हैं उनके ऊपर भी टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा होने का सिलसिला अगर एक्शन और रिएक्शन होता रहेगा
तो इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया की जो वेलफेयर है, ट्रेड है, उसमें कमी आएगी। ओके, तो एक इफ़ेक्ट इसमें ये भी हो सकता है। लास्ट इसमें जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि जब एक स्मॉल कंट्री टैरिफ इम्पोज करता है तो उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाता है। ओके, तो उस सूरत में स्मॉल कंट्री जो है वो उसको डेट वेट लॉस जो है वो फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है स्मॉल कंट्री केस में जो टैरिफ के इम्पैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।